लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली। वह सन 1917 से सन 1924 तक सोवियत रूस के और सन 1922 से लेकर 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, जो आगे चलकर लेनिन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ, वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि बोल्शेविक दल का प्रमुख संस्थापक था। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल सन 1870 में सिम्बिर्स्क नामक स्थान पर एक साधारण से राजकर्मचारी के घर में हुआ था। लेनिन के बड़े भाई को जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या का प्रयत्न करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। इस प्रकार बचपन से ही उस पर क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव था। कजान विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए वह मार्क्सवादी विचारों का कट्टर समर्थक बन गया था। उसकी उन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ही आगे चलकर उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद उन्होंने सन 1892 और 93 में सेंट पीटर्सबर्ग में वकालत शुरू की तथा साथ ही मार्क्सवादी विचारों का गहन अध्ययन और उनका प्रचार भी करता रहा। इस काल में वह प्लेखानोव के विचारों से भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सन 1895 में उसे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार करके उसे साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। साइबेरिया से भी निकाले जाने के बाद उसने जेनेवा से इस्करा और जारिया नामक समाचार पत्रों के संपादन में अपना योगदान और जमकर सहयोग दिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से रूस के मार्क्सवादी विचारों का भी बड़ी ही तेजी से प्रचार होने लगा। वहीं आगे चलकर सन 1903 में जनतंत्रीय समाजवादी दल का 2 भागों में विभाजन हो गया। एक दल मेंशेविकों का था और दूसरा दल बोल्शेविकों का, जहां बोल्शेविक दल का प्रधान नेता व्लादिमीर लेनिन था। वहीं मेंशेविकों दल की अगुवाई जूलियस मार्टोव कर रहे थे। लेनिन की ऐसी मान्यता थी कि रूस में साम्यवाद की स्थापना क्रांतिकारी उपायों से ही हो सकती है। लेनिन तो हमेशा से यही चाहता था कि दल चाहे भले ही छोटा हो किंतु वह सुसंगठित हो और उसमें केवल ऐसे लोग ही सम्मिलित किए जाएं जो सर्वहारा वर्ग की हिंसात्मक क्रांति में विश्वास करते हों। और उसके ठीक विपरीत मेंशेविकों दल के नेता जूलियस मार्टोव की ऐसी मान्यता थी कि दल बड़ा होना चाहिए और उसमें क्रांतिकारियों के अलावा क्रांति से सहानुभूति रखने वाले को भी सम्मिलित किए जाएं। सन 1905 में मेंशेविकों का प्रभाव लेनिन के मुकाबले कई गुना तक अधिक था और उनके पास प्रचार के साधन भी अधिक थे, लेकिन फिर भी इन सभी बातों से लेनिन हतोत्साहित नहीं हुआ और सन 1905 की क्रांति में मेंशेविकों और बोल्शेविकों ने पारस्परिक सहयोग की भावना से कार्य किया, किंतु उनका सहयोग बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रह सका और ऐसी ही देखते देखते 12 साल बीत गए और मार्च सन 1917 में जब देश में क्रांति हुई तो उस क्रांति के समय लेनिन देश से बाहर था, जिसकी वजह से क्रांति के आरंभ में मेंशेविकों को अपना प्रभाव एवं शक्ति बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया। भले ही बोल्शेविकों को उस क्रांति से कोई भी खासा लाभ नहीं हुआ, फिर भी बोल्शेविकों ने प्रावदा नामक समाचार पत्र के माध्यम से अपने दल की नीतियों और कार्यक्रम का प्रचार पहले की ही तरह करता रहा। उसने उस समय की अस्थायी सरकार को पूंजीपतियों और भूस्वामियों की सरकार तक कहना आरंभ किया तथा सोवियत के सैनिकों और मजदूरों का गणतंत्र स्थापित करने की सलाह दी। दिनांक 3 अप्रैल सन 1917 को जर्मनी के सहयोग से लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचा और अपने सहयोगियों से तत्कालीन स्थिति पर विचार विमर्श किया, जिससे उसका विचार ये था कि क्रांति का प्रथम चरण, जिसमें शक्ति बुर्जुआ वर्ग के हाथ में पहुंच चुकी है, यहां पर इस बुर्जुआ शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के वर्ग का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सबसे निचले और सबसे ऊंचे वर्गों के बीच कहीं आते हैं। बुर्जुआ शब्द का इस्तेमाल अक्सर किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है। बहुत गरीब और बहुत अमीर लोगों के बीच बुर्जुआजी का स्थान है। अब आगे, इसलिए अब शक्ति मजदूरों एवं कृषकों के अथवा सर्वहारा वर्ग के हाथों में पहुंचाने की तैयारी करनी चाहिए। वास्तविकता में अगर पिछली कई बातों पर गौर किया जाए तो लेनिन मध्यम वर्गीय क्रांति को
समाजवादी क्रांति में परिणित करना चाहता था, लेकिन उस समय सभी रूसियों को लेनिन के विचार बड़े उग्र और अव्यावहारिक लग रहे थे। वहीं अप्रैल सन 1917 के अंत में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में भी लेनिन ने अपने विचार खुलकर प्रस्तुत किए। सम्मेलन में अस्थायी सरकार की बुर्जुआ यानी मध्यम वर्ग और भूस्वामियों के प्रतिक्रांति के साथ सहयोग करने की नीति की आलोचना की गई तथा शहरों और गांवों के सर्वहारा वर्ग के मजदूरों और सैनिकों को सोवियत के हाथ में सत्ता हस्तांतरित कराने की तैयारी करने का आह्वान किया गया। इस सम्मेलन ने सोवियत को संपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाने का निर्णय करके बोल्शेविक क्रांति की योजना को एक निश्चित वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इसके बाद मई सन 1917 में लियोन ट्राट्स्की, जो उस समय अमेरिका में था, वो वहां से पेट्रोग्राड पहुंचा और थोड़े ही समय में वह रूस का एक प्रभावशाली नेता बन गया। बोल्शेविकों के साथ सहयोग करने के विषय में व्लादिमीर लेनिन से बातचीत करके जून में अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन में सभी समाजवादी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भी बोल्शेविक दल ने राज्य की संपूर्ण शक्ति मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियत को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा, किंतु क्रांतिकारी समाजवादी दल तथा मेंशेविकों के विरोध के कारण वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। और ठीक इसके एक महीने बाद यानी जून सन 1917 को बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़कर विद्रोह बढ़ने लगा। 3 जुलाई को हुए विद्रोह के बाद अस्थायी सरकार ने बोल्शेविक सभी नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण लेनिन को रूस छोड़कर फिनलैंड भागना पड़ा। इसी समय लियोन ट्राट्स्की ने बोल्शेविक दल से मिलने का निश्चय किया, जिससे बाद बोल्शेविकों की शक्ति पहले से और भी बढ़ गई। इधर गैलिशिया में रूसी सेना की आक्रामक कार्यवाही की असफलता के समाचार मिले, जिससे वहां के जनमानस में पहले से अधिक और भी विरोध बढ़ गया। और इसी बात का फायदा उठाकर बोल्शेविकों ने युद्ध विरोधी प्रचार करके अस्थायी सरकार को बदनाम किया तथा युद्ध भूमि से लौटे निराश एवं क्रुद्ध सैनिकों की सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास किया। और उधर अलेक्जेंडर केरेंस्की की सरकार भी आंतरिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकी। इन्हीं सब विद्रोहों की वजह से देश में खान पीन की सामग्री और औद्योगिक उत्पादन में लगातार कमी होती जा रही थी, जिसके कारण किसानों के उपद्रव बढ़ते जा रहे थे तथा युद्ध क्षेत्र में रूसी सेनाएं निरंतर पराजित होती जा रही थीं। ऐसी स्थिति में चीफ जनरल लावर कोर्निलोव ने सेना की सहायता से सत्ता हथियाने का प्रयास किया, किंतु केरेंस्की ने बोल्शेविकों की सहायता से लावर कोर्निलोव के सभी प्रयासों को विफल कर दिया, जिससे अब बोल्शेविकों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया। और सितंबर में ट्राट्स्की पेट्रोग्राड सोवियत का प्रधान बन गया और मास्को की सोवियत ने भी बोल्शेविक की कार्यकारिणी को एक गुप्त चिट्ठी लिखी, जिसमें उसके माध्यम से ये कहा गया कि अब सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता हस्तगत करने का समय आ गया है। बोल्शेविक क्रांति में लेनिन के आदेशानुसार बोल्शेविक कार्यकारिणी ने 23 अक्टूबर को सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने का निर्णय ले लिया। बोल्शेविकों के प्रचार के फलस्वरूप सेना ने भी युद्ध करने से इनकार कर दिया तथा किसानों ने जमींदारों की भूमि पर जबरन अधिकार करना आरंभ कर दिया, जिसके चलते मजदूरों ने भी अपने काम के घंटों में कमी करना तथा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर स्ट्राइक कर दी। और इन सभी वजहों से वहां पर अराजकता फैल गई। इसलिए 5 नवंबर को केरेंस्की ने बोल्शेविकों के सभी विद्रोहियों को कैद करने का फरमान सुना दिया, किंतु जिस समय यह सब हो रहा था उस समय तक बोल्शेविक के नेता यानी व्लादिमीर लेनिन क्रांति करने की तैयारी पूरी कर चुके थे। और दिनांक 6 नवंबर की रात के समय बोल्शेविक स्वयंसेवकों ने, जिन्हें लाल रक्षक भी कहा जाता था, ये सभी नियमित सैनिक टुकड़ियों ने पेट्रोग्राड के समस्त सरकारी भवनों, टेलीफोन केंद्र, रेलवे स्टेशन आदि प्रमुख स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। और ठीक उसके दूसरे ही दिन यानी 7 नवंबर की सुबह केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया। उस समय सत्ता में रही अस्थायी सरकार के सभी मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार बिना खून की एक भी बूंद गिराए रूस की राजधानी पर बोल्शेविक दल का अधिकार हो गया।
और इस तरह मार्च सन 1917 की क्रांति ने जारशाही के निरंकुश शासन का अंत कर मध्य वर्ग के शासन की स्थापना की, जिसके बाद दिनांक 8 नवंबर सन 1917 को नई सरकार का प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया, जिसके चयन समिति द्वारा व्लादिमीर लेनिन को मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष चुना गया और ट्रॉट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। ठीक इसके बाद तुरंत नई सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा के चुनाव कराने की घोषणा की, जिसके बाद 15 नवंबर को देश की संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, किंतु बदकिस्मती से उसमें भी बोल्शेविक दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो सका। अतः इससे गुस्साए व्लादिमीर लेनिन ने इस सभा को प्रतिक्रियावादी सभा कहकर इसे बीच में ही भंग कर दिया तथा देश में पूरी तरह से सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित कर दिया। सत्ता ग्रहण करने के कुछ ही दिन बाद बोल्शेविक सरकार ने सभी राज्यों से युद्ध बंद करने की अपील की, किंतु मित्र राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव की ओर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। अतः रूस ने केंद्रीय राज्यों से अलग संधि करने का निश्चय किया, क्योंकि देश में आंतरिक व्यवस्था स्थापित करने तथा विकास की योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शांति आवश्यक थी। दिसंबर सन 1917 में युद्ध विराम हुआ और कुछ ही समय बाद ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में संधि वार्ता आरंभ हुई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, तुर्की और रूस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्योंकि रूस किसी भी शर्त पर शांति चाहता था, इसलिए उसे जर्मनी की सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी और आखिरकार दिनांक 3 मार्च सन 1918 को ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि हो ही गई। इस संधि के अनुसार रूस ने एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिटवाया, फिनलैंड और आलैंड से अपने अधिकार त्याग दिए तथा केंद्रीय शक्तियों को वहां पर जनता की इच्छानुसार नई व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया। रूस ने अर्दहान प्रांत, कार्स तथा बाटुम के प्रदेश तुर्की को दे दिए। पोलैंड, लिथुआनिया और कोरलैंड से रूस ने अपने अधिकार त्याग दिए। रूस ने यूक्रेन से भी अपनी सेनाएं हटा लीं। यूक्रेन सरकार एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच की गई संधियों को मान्यता दे दी। रूस ने यह भी वचन दिया कि खाली किए गए क्षेत्रों में बोल्शेविक विचारधारा का प्रचार नहीं करेगा। रूस ने जर्मनी को 3 करोड़ पाउंड युद्ध का हर्जाना देने का वचन दिया। इस संधि के अनुसार रूस को अपने विशाल क्षेत्र तथा 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इसलिए गौरतलब है कि इस प्रकार की यह संधि रूस के लिए बहुत ही अपमानजनक थी, किंतु इस संधि के संपन्न होने पर रूस युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने का मौका मिल गया, जिसके फलस्वरूप बोल्शेविक सरकार ने वहां पर निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए, जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र उस समय तक बनाए रखा जाए जब तक कि देश की संपूर्ण जनता साम्यवादी शासन में भाग लेने के योग्य न हो जाए, सर्वहारा वर्ग की क्रांति का विश्व में प्रचार करना। बोल्शेविक दल ने जिस प्रकार सत्ता ग्रहण की थी और सत्ता हथियाने के लिए जो नीति अपनाई थी, उससे रूस की जनता के कुछ वर्ग बहुत ही असंतुष्ट थे। देखा जाए तो बोल्शेविकों के विरोधियों में 3 प्रकार के लोग थे। प्रथम तो वे लोग थे जिनकी जमीन जबरन छीन ली गई थी। दूसरे वे लोग थे जो फ्रांस और अमेरिका के नमूने का लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। और तीसरे मेन्शेविक दल के लोग जो समाज के आर्थिक संगठन को क्रांतिकारी उपायों द्वारा बदलने के विरोधी थे। इन सभी के विरुद्ध बोल्शेविक सरकार को 3 वर्ष यानी सन 1917 से लेकर 1920 तक घोर संघर्ष करना पड़ा। इन सभी विरोधियों को प्रारंभ में जर्मनी से और उसके बाद मित्र राष्ट्रों से सहायता प्राप्त हुई, जिससे बोल्शेविक सरकार को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। इन्हीं सब वजहों के चलते मित्र राष्ट्र रूस में दोबारा मध्यम वर्गीय सरकार स्थापित करना चाहते थे, ताकि जर्मनी के विरुद्ध पूर्वी मोर्चा दोबारा से खोला जा सके। बोल्शेविक सरकार ने जार अलेक्जेंडर के समय लिए गए सभी के सभी कर्जों को अस्वीकार कर दिया था, जिससे मित्र राज्यों में बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध अधिक रोष उत्पन्न हो गया
और जिसके चलते उन्होंने रूस पर सैनिक आक्रमण कर दिया। हजारों चेक और स्लोवाक लोग जो पहले ऑस्ट्रिया की सेना को छोड़कर रूस से जा मिले थे, अब बोल्शेविकों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ देने लगे थे। वहीं मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने बोल्शेविक विरोधी दलों के सहयोग से प्रतिक्रियावादी अथवा श्वेत सरकारें स्थापित की। प्रारंभ में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बोल्शेविक सरकार आंतरिक विरोध और बाहरी शत्रुओं की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सकेगी, किंतु व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक के लोग निराश नहीं हुए। बोल्शेविकों की लाल सेना तथा प्रतिक्रांतिकारियों की श्वेत सेना के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के समय में बोल्शेविक सरकार ने जार अलेक्जेंडर और उसके परिवार को पेट्रोग्राड से हटाकर यूराल प्रदेश के इक्ट्रिनबर्ग नामक स्थान पर भेज दिया, किंतु जब श्वेत सेनाएं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगीं, तब दिनांक 16 जुलाई सन 1918 को बोल्शेविकों ने जार अलेक्जेंडर और उसकी पत्नी जारीना अलेक्सेंद्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद बोल्शेविकों ने चेका नामक एक गुप्त क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कैद कर उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार था। इसलिए आगे चलकर चेका ने हजारों प्रतिक्रांतिकारियों को पकड़कर गोलियों से भून दिया और एक प्रकार से आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। लियोन ट्रॉट्स्की ने एक बहुत ही बलशाली लाल सेना का गठन किया, जिसके सैनिक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे। लाल सेना के कारण बोल्शेविक सरकार की शक्ति पहले से और भी अधिक मजबूत हो गई, जिसके फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों ने धीरे धीरे अपने सैनिक दल वापस बुला लिए और लाल सेना ने प्रतिक्रांतिकारियों को पूर्ण रूप से कुचल कर रख दिया। इस प्रकार विदेशी राज्यों के सैनिक हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाला संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया। प्रतिक्रांतिकारियों और विदेशी सेना की असफलता के मुख्य रूप से दो वजहें रही हैं। पहला तो विदेशी सेनाओं के हस्तक्षेप से रूस के देशभक्तों की राष्ट्रीय भावना जागृत हो उठी और उन्होंने बोल्शेविकों का पूरी तरह से साथ दिया, और दूसरा कारण ये था कि बोल्शेविक सरकार ने जमींदारों को बिना मुआवजा दिए ही उनकी जमीन छीनकर किसानों में बांट दी थी। इसलिए उन किसानों ने भी बोल्शेविक सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन किया। इस संघर्ष काल में उद्योग धंधों का भी राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। अतः इस गृह युद्ध के फलस्वरूप रूस की आर्थिक स्थिति पहले से भी अत्यंत दयनीय हो गई, जिससे मजदूरों की हालत और भी बिगड़ गई। किंतु व्लादिमीर लेनिन के कुशल नेतृत्व से रूस में दोबारा आर्थिक मजबूती आने लगी। इस तरह रूस में बोल्शेविक शासन सत्ता के पैर मजबूती से जम गए और इस प्रकार से व्लादिमीर लेनिन ने रूस में साम्यवाद को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया। सन 1922 के अंत में व्लादिमीर लेनिन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अप्रैल में उनके डॉक्टरों ने उनकी गर्दन से एक गोली निकाली, जो उन्हें अगस्त सन 1918 में एक हत्यारे की बंदूक से लगी थी। वैसे तो वे उस समय ऑपरेशन से ठीक हो गए, लेकिन ठीक इसके 1 महीने बाद ही वे दोबारा बीमार होकर आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए, जिसके कारण वे बोलने में भी असमर्थ हो गए। लेकिन जून में वे आंशिक रूप से फिर से ठीक हो गए और अपने आप को सोवियत समाजवादी गणराज्यों संघ के गठन में पूरी तरह से झोंक दिया। पुनर्गठन की संघीय प्रणाली, जिसका उन्होंने स्टालिन की एकात्मक योजना के खिलाफ समर्थन किया। हालांकि दिसंबर में वे फिर से एक बार अर्धपक्षाघात यानी शरीर के एक ओर लकवाग्रस्त होने के कारण अक्षम हो गए। हालांकि अब वे राज्य और पार्टी के सक्रिय नेता नहीं थे, लेकिन इन सभी बीमारियों के बावजूद उन्होंने कई दूरदर्शी लेख लिखने की ताकत जुटाई, और जिसे उनका राजनीतिक वसीयतनामा भी कहा जाता है, जिसे दिनांक 23 दिसंबर सन 1922 और 4 जनवरी सन 1923 के बीच अपने सचिव से लिखवाया था। लेकिन दिनांक 10 मार्च सन 1923 को एक और स्ट्रोक ने उन्हें बोलने से पूरी तरह से वंचित कर दिया, जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं। और इसी तरह दिन से महीने बीतते गए। फिर एक दिन वो भी समय आया जिसका इंतजार जीवन में किसी को भी नहीं रहता, और वो दिन था उनकी मौत का, यानी दिनांक 21 जनवरी सन 1924 की सुबह का,
जब उन्हें एक और स्ट्रोक आया और उसी शाम रूस के गोर्की गांव में उनका दुखद निधन हो गया, जिसे अब गोर्की लेनिन्स्की के नाम से जाना जाता है। व्लादिमीर लेनिन के राजनीतिक जीवन का आखिरी साल, जब उन्होंने अपने समाजवादी आदर्शों के दुरुपयोग और सत्ता के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, शायद ये उनके जीवन का सबसे बड़ा साल रहा हो। वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अमर होकर आया है, लेकिन अगर वे आज जीवित होते तो सोवियत संघ का इतिहास मौलिक रूप से कुछ अलग ही होता। तो ये थी व्लादिमीर इलिच उल्यानोव उर्फ व्लादिमीर लेनिन के जन्म से लेकर अंत तक का सफ़र। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।